तो हेलो बच्चों, वापस से हम लोग राइज ऑफ मराठा का लेक्चर पढ़ने आ गए हैं। ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। पहले हम लोग ना पूरा कॉन्सेप्ट को स्लाइड से सीखेंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट को किसे सीखेंगे? हम लोग स्लाइड से सीखेंगे कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड हम लोग वापस से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाओ, कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। आ जाओ, देखो डोंट मिस आउट, यहां ध्यान देना। ये देखो डोंट मिस आउट, इसमें दिया गया है नाना फडणवीस के बारे में। किसके बारे में दिया गया है? नाना फडणवीस के बारे में दिया गया है। अब यहां पे देखो कि आखिरकार ये नाना फडणवीस थे कौन। तो याद रखना, पेशवा के अंदर एक जो है ऑफिसर थे। पेशवा के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ऑफिसर थे नाना फडणवीस। अब बात यह है कि सर आप ये बताइए कि हम लोग इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं भाई। अब तुम बोलोगे सर आप ये बताइए कि हम लोग नाना फडणवीस के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो ये क्या करते हैं ना, ये जो है सबसे पहला पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाते हैं। यानी कि ब्रिटिशर के अगेंस्ट में सभी को मिलाने का काम करते हैं ऑल ओवर द इंडिया में, ताकि ब्रिटिश से जो है जम करके लड़ाई कर सके। ठीक है, तो याद रहेगा कि सबसे पहला काम इनका क्या था भैया, कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में अलायंस बनाने का काम था इनका। दिस मीन्स ही ब्रॉट मेनी इंडियन रूलर्स टुगेदर, बहुत सारे इंडियन रूलर्स को एक साथ लाते हैं और लड़ते हैं ब्रिटिशर के अगेंस्ट में। कौन? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, नाना फडणवीस। ही इवन ज्वाइन हैंड विथ ओल्ड इनेमीज, यानी कि मराठाओं के जो पुराने दुश्मन थे ना, उनको भी अपना दोस्त बना लेते हैं और बोलते हैं कि अगर हम लोग को ब्रिटिशर को यहां से उखाड़ के फेंकना है तो बस एक उपाय है, और वो उपाय क्या है कि हम सभी को जो है आपस में मिल करके युद्ध करना होगा। जैसे हैदर अली ऑफ मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद, इन दोनों को क्या कर लिए, इन दोनों को अपनी टीम में मिला लिए, और मिलाने के बाद फिर जो है ब्रिटिशर के अगेंस्ट वो लड़ते हैं। तो याद रहेगा नाना फडणवीस के बारे में। नाना फडणवीस थे कौन? तो पेशवा के अंडर बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल एक ऑफिसर थे। ये क्या करते हैं, अपने दुश्मनों को मिलाते हैं। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। जो कि दिखाता है क्या, कि दिस शो हिज इंटेलिजेंट डिप्लोमेसी एंड लीडरशिप, जो कि इनके बारे में दिखाता है कि कितने ज्यादा ये वीर थे, कितने बड़े डिप्लोमेट थे ये। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा ध्यान से एनसीईआरटी, देखो ध्यान से। डिड यू नो दैट नाना फडणवीस, अ पावरफुल ऑफिशियल अंडर द पेशवा, is started with organizing the first pan-India anti-British alliance. He even unite with old adversaries like Hyder Ali and Mysore, and the Nizam of Hyderabad, like the in this endeavor. ठीक है, तो बेसिकली ये समझ में आ गया कि देखो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और नीचे जो है ब्रिटिशर जो है घुटना टेक करके माफी मांग रहा है इनसे। ठीक है, देखो ना, अमुराल ब्रिटिश ऑफिसर सरेंडरिंग बिफोर नाना फडणवीस एंड महादजी शिंदे आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो है ये फोटो शो किया गया है कि भैया किस तरीके से ब्रिटिशर जो है ना उनके आगे घुटने टेकने का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्चों क्या, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मराठाओं का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, हम लोग को इसके बारे में सबसे पहले देखना है। तो देखो, शिवाजी क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज किंगडम। कहने का मतलब क्या है कि शिवाजी जो है ना, शिवाजी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है अपना बनाते हैं। ये क्या क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। चेंजेस मेड बाय शिवाजी, ये क्या क्या चेंजेस करते हैं। सबसे पहले तो ये जितने भी
हेरिटरी सिस्टम थे उसको हटा दिए। ऐसा नहीं हुआ कि अगर तुम जमींदार हो तुम्हारा बेटा भी जमींदार बनेगा, उसका बेटा भी जमींदार बनेगा, तो ये हेरिटरी सिस्टम को हटा दिए। वेयर गवर्नमेंट जॉब पास फ्रॉम फादर टू सन, ये वाले सिस्टम को ये पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। और क्या करते हैं, स्टॉप गिविंग लैंड एज पेमेंट टू ऑफिशियल। पहले क्या होता था, पहले जो है लैंड जागीर दे दिया जाता था किसी को कि भैया तुम रख लो, लेकिन ये जो है लैंड ना दे करके अब उनको जो है सैलरी देने लगे, पैसा देने लगे, है ना, पेड सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्टेट के खजाना में से ही तुमको सैलरी मिलेगा, लेकिन तुमको लैंड का कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये सब चेंजेस हुआ। पहला क्या, हेरिटेज सिस्टम को हटा देते हैं, लैंड देने के सिस्टम को हटा देते हैं, और स्टेट के जो स्टेट का जो खजाना हुआ करता था उसमें से ये लोग क्या किए बच्चों, उसमें से ये लोग क्या किए, ये शिवाजी क्या किए कि वो करने लगे, सैलरी देने लगे स्टेट के खजाने से। ठीक है ना, और देखते हैं और क्या क्या चेंजेस किए, और क्या क्या चेंजेस किए। व्हाई डिड ही ट्रांसफर ऑफिशियल्स। अब ये अपने टाइम पे क्या करते थे ना कि बहुत सारे ऑफिसर को जो है वो ट्रांसफर करते थे एक जगह से दूसरे जगह पे। अब बताओ कि सर ट्रांसफर क्यों करते थे, क्या रीजन था ट्रांसफर करने का। तो देखो क्या रीजन था, जब ये ट्रांसफर करते थे ना तो कोई भी एक ऑफिसर जो है एक जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता था, बिकमिंग टू पावरफुल। ठीक है ना, जिससे मतलब ट्रांसफर करने से ये नहीं होता था, प्रिवेंट करता था। और चैलेंजिंग द किंग अथॉरिटी, और किंग के अथॉरिटी को चैलेंज ये नहीं कर सकता था। कहने का मतलब क्या है, जब वो ट्रांसफर करते थे ना तो ट्रांसफर करने से क्या क्या चीज प्रिवेंट होता था, तो कोई भी एक ऑफिसर्स जो है एक जगह पे पावरफुल नहीं रहता था और किंग की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करता था। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, ये जो शिवाजी थे ना इतने ज्यादा इनका इनका इतना ज्यादा ग्रेट पर्सनालिटी था कि ये जो है अपने सोल्जर्स को भी बहुत ज्यादा उनका जो है ध्यान रखते थे। ध्यान दो क्या रखते थे भैया, कि शिवाजी ऑल्सो केयर अबाउट हिज सोल्जर एंड देयर फैमिलीज। ये क्या करते थे, ये जो है पेंशन देते थे, पेंशन देते थे उन सारे विडोज को जिनके पति जो हैं सोल्जर थे और बैटल में मारे गए हैं। ठीक है ना, यानी कि बैटल में जो भी सोल्जर मरता था ना उनकी पत्नियों को पेंशन देने का काम करते थे ये। ऑफर्ड गवर्नमेंट और मिलिट्री जॉब टू देयर सन, और उनके बेटे को जो है जॉब भी प्रोवाइड करते थे। यानी कि सोचो कि उस टाइम पे कितना उनका डिप्लोमेटिक और कितना ज्यादा मतलब कह सकते विजनरी सोच था, सबके बारे में सोचते थे वो। मतलब कि अगर कोई सोल्जर युद्ध में हार जाता है तो उनकी बीवी को पेंशन मिलेगा और उनके बेटे को कुछ जॉब जो है स्टेट जो है कुछ जॉब उसको प्रोवाइड करेगा, यानी शिवाजी कुछ जॉब उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये था सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये था बच्चों सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, अब आ जाओ एनसीईआरटी में, देखो सेम चीज लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी से ही ये बनाया गया है। ध्यान देना सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना प्यारे बच्चों, ध्यान दो। शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था। ठीक है सर, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। वो जो है हेरिटरी पोस्ट को एबोलिश कर देते हैं, यानी कि जो पोस्ट जो है सुल्तान और मुगल जो बना के रखा था ना कि उसका बेटा ही वो बनेगा, यानी एवरी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई जमींदार है तो उसका बेटा भी जमींदार बनेगा, वो सब हटा दिए थे ये लोग। और क्या किए थे, जो लैंड असेसमेंट था उसके जगह पे सैलरी देने लगे, वो सैलरी देने लगे कहां से, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को सैलरी देने लगे स्टेट के खजाना से। बहुत सारे ऑफिसर को जो है ऑफिसर्स को जो है पीरियडिकली ट्रांसफर किया जाता था ताकि जो है वो उनके पास जो है इनफ पावर ना हो सके और किंग के अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सके, किंग के अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सके। छत्रपति शिवाजी ऑल्सो गेव pension to the widow of a soldier who died in a battle, even offering military post to their son। समझ में आ रहा है ना, तो ये इनका सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन था। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया सर, वेरी गुड। अब हम लोग आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, वेरी गुड। पेंसिल लेकर बैठना है और कॉपी लेकर बैठना, बिल्कुल कहानी है, बस कहानी है। अभी तक हम क्या बताएं,
सबसे पहले नाना फडणवीस के बारे में बताते हैं कि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था, तो उस टाइम जो है नाना फडणवीस दिमाग लगाते हैं और एक बहुत बड़ा अलायंस जो है एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाते हैं ताकि ब्रिटिशर को हराया जा सके। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर को हरा भी देते हैं वो। उसके बाद देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि जो पहले शिवाजी क्या करते थे कि जो पहले अलग अलग जगह में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको सेंट्रलाइज कर दिए कि सारा पावर भैया राजा के हाथ में रहेगा। उसके बाद क्या किए कि जो लैंड ग्रांट होता था पहले उसको हटा दिए, हेरिटरी पोस्ट को हटा दिए और जितने भी विडोज हुआ करते थे उनको पेंशन देते थे, उनके बेटे को जॉब देते थे और सारे ऑफिशियल को लैंड के जगह पे पेड सैलरी दिया जाता था। यही तो सीखे ना, बस कहानी है, कहानी सुनना है हाथ में पेंसिल लेकर के बस। अब कॉइन्स के बारे में देखते हैं, आ जाओ। अब देखो शिवाजी का कॉइन देखो, शिवाजी इशू करते हैं, ध्यान देना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, कहानी है बस कहानी। देखो शिवाजी का कॉइनेज सिस्टम के बारे में जरा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो जरा ध्यान से, शिवाजी इशू गोल्ड कॉइन एंड कॉपर कॉइन। बताओ शिवाजी जो है कितने कॉइन्स को बनाए थे या फिर स्टार्ट किए थे? तो गोल्ड कॉइन को स्टार्ट किए थे और सिल्वर कॉइन को स्टार्ट किए थे। ठीक है सर, वाई वेयर दे इंपॉर्टेंट? तो ये कॉइन इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? ये दिखाता है कि शिवाजी जो है वो इंडिपेंडेंस है, हिज ऑन अथॉरिटी एज अ रूलर। यानी कॉइन जो है ये बताता है कि शिवाजी जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने अथॉरिटी के खुद मालिक है, ये बताता है ये। अब बात ये है कि इनका फीचर्स क्या था भैया, कॉइन का फीचर्स क्या था? इनका स्पेशल फीचर्स ये था कि द कॉइन वेयर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है कॉइन में लिखा हुआ रहता था, देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है लिखा हुआ रहता था, श्री राजा शिव छत्रपति उस कॉइन में लिखा हुआ रहता था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, दिस ऑल्सो शोज हिज कल्चरल आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट फॉर इंडियन ट्रेडिशन। और ये क्या शो करता था कि भैया वो जो है कल्चरल आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा मानते हैं और इंडियन ट्रेडिशन को भी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। देखो तो देवनागरी स्क्रिप्ट में ये लिखते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है ना, देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है कॉइनेज सिस्टम था इनका। तो समझ में आ गया। अगर हम पूछे कि बताना जरा, अगर बच्चों हम तुमसे पूछें कि बताओ जरा शिवाजी के टाइम पे कितने टाइप्स का कॉइन्स चलता था, तो याद रखना 2 टाइप्स का कॉइन्स चलता था, गोल्ड और सिल्वर। इसमें किस स्क्रिप्ट में लिखा रहता था कॉइन पे? तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता था, जिससे क्या शो होता है कि शिवाजी जो है वो कल्चर आइडेंटिटी और सारे इंडियन ट्रेडिशनल का रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है ठीक है। अब यहां देखो थिंक अबाउट इट, शिवाजी वैल्यू, शिवाजी का क्या वैल्यूज था, वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ध्यान देना। उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो, बैकबोन स्ट्रेट कर लो प्यारे बच्चों, ध्यान दो। देखो ये जो है क्या किए थे ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाले अपने ऑफिसर को लेकर के। बोले कि शिवाजी गिव स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू हिज ऑफिसर। वो क्या बोलते हैं कि कोई भी इनोसेंट पीपल ट्रबल में नहीं आना चाहिए बाबू, कोई भी, तुम एक घास का तिनका तक तुम उनसे जो है जबरदस्ती नहीं छीन सकते हैं। यानी कि वो अपने ऑफिसर को स्ट्रिक्ट नोटिस देते हैं कि कोई भी इंसान ट्रबल में नहीं आना चाहिए, तुम बिना परमिशन के फोर्सफुली उनसे एक घास का टुकड़ा तक तुम नहीं वसूल कर सकते हो। देखो शिवाजी बोलते हैं भैया कि देखो नेवी में यानी कि नाव बनाने में टीक वुड का यूज होता है, तो बोला कि बिना परमिशन के तुम टीक वुड को नहीं काट सकते हो, इस पेड़ को नहीं काट सकते हो। इवन जो मैंगो और जैकफ्रूट जैसे पेड़ है ना, उसको भी तुम बिना परमिशन के नहीं काट सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे पेड़ को बड़ा होने में बहुत समय लगता है और लोग जो है इन पेड़ों को बहुत ही प्यार और केयर से जो है डेवलप करते हैं, बिल्कुल अपने चिल्ड्रन के जैसा। तो एक बात बताओ कि अगर तुम इसको काट दोगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगा? तो शिवाजी का वैल्यूज दिख रहा है ना, कितना शानदार वैल्यूज थे शिवाजी के।
ठीक है ना। तो मैसेज टू ऑफिसर शिवाजी बिलीव डू नॉट ऑपरेस्ड पीपल, रॉन्ग एक्शन नेवर लास्ट लॉन्ग, इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड एवरीवन सफर, नेवर यूज फोर्स अननेसेसरी। यानी कहने का मतलब क्या, उनका दिल इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि मतलब अपने टेरिटरी के हर एक मेंबर के बारे में वो सोचते थे कि भैया तुम ना बिना पूछे एक पेड़ काट दिए और लोग अगर ट्रबल में आ गए तो फिर तुम समझ जाना। एकदम स्ट्रिक्ट थे इसको लेकर के, एकदम स्ट्रिक्ट थे इसको लेकर के। आज आप बुक रीडिंग करते हैं, देखो थिंक अबाउट इट में लिखा हुआ है कि छत्रपति शिवाजी इशू स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू हिज ऑफिसर्स, कि भैया तुम कोई भी तरीके से मिस्ट्रीट नहीं करोगे, बिना मतलब एक घास का टुकड़ा तुम जो है ना, घास का एक तिल्ली तुम जो है फोर्सफुली किसी से नहीं लोगे। बाद में शिवाजी एक लेटर इशू करते हैं और क्या बात बोलते हैं कि जो वुड होता है, बिग ट्री लाइक टीक इज रिक्वायर्ड फॉर द नेवी, नेवी के लिए जो वुड है तुम उसको बिना परमिशन के तुम उसको काट नहीं सकते हो। जैसे अदर ट्री लाइक मैंगो और जैक फ्रूट है, ऑल्सो यूज बट डू नॉट टच देम बिकॉज सच ट्री टेक्स मेनी ईयर्स टू मैच्योर एंड द पीपल लुक आफ्टर देम लाइक चिल्ड्रेन, उनको अपने बच्चों की तरह पालते हैं। इफ यू कट देम विल देयर सॉरो एवर एंड, तो क्या उनका उन पे जो दुख बीतेगा वो कभी खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। इफ यू कैन अकम्प्लिश समथिंग बाय ऑपरेसिंग अदर, मतलब ये सीधा सीधे ये बता रहे हैं कि भैया जो तुमसे कमजोर है ना उसको तुम मत दबाओ, उसको तुम मत दबाओ, उसको तुम दुखी मत करो। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि शिवाजी जो है अपने वैल्यूज को लेकर के इतना ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वर्तमान में जो इंडियन गवर्नमेंट है तो क्या वो हमारे लिए सोच पा रही है? नहीं सोच पा रही है। तो हम लोग इतिहास में तो ये पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास से सीखते क्या है? कुछ नहीं सीखते इतिहास से, खासकर हमारी गवर्नमेंट इतिहास से कुछ नहीं सीखती है। एनीवेज, अब आगे आ जाओ। तो ये हमारा रहा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनके मिनिस्टर्स के बारे में, इनके मिनिस्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते। आ जाओ, देखो इनके दरबार में टोटल ना 8 गो मिनिस्टर्स रहा करते थे, दिवंगत मिनिस्टर्स, दिवंगत मिनिस्टर रहा करते थे, जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्ट प्रधान मंडल। अष्ट प्रधान मंडल यानी कि शिवाजी के दरबार में 8 गो मिनिस्टर रहा करते थे, अष्ट प्रधान। जैसे ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, सबसे पहले होता था प्रधान, प्रधान कहते थे प्राइम मिनिस्टर को, अमात्य कहते थे फाइनेंस मिनिस्टर को, सचिव कहते थे लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर को, मंत्री कहते थे इंटेलिजेंस मिनिस्टर को, न्यायाधीश कहते थे चीफ जस्टिस को, सुमंत कहते थे फॉरेन अफेयर जो मिनिस्टर मैनेज करता है उसको, पंडित राव कहते थे जो रिलीजियस अफेयर को देखता था, और सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ। ये टोटल 8 टाइप्स के मिनिस्टर शिवाजी के दरबार में रहते थे, 8 टाइप्स के, ठीक है। देखो वही लिखा हुआ है, प्रधान मतलब प्राइम मिनिस्टर, सचिव मतलब लैंड रेवेन्यू, न्यायाधीश जस्टिस, ये जो है टोटल 8 मिनिस्टर जो है शिवाजी के टेरिटरी में या फिर उनके दरबार में रहा करते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, शिवाजी क्या करते थे ना कि टैक्स इंप्लीमेंट करते थे। 2 तरीके का टैक्स लेते थे वो, पहला चौथ और दूसरा सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, मराठा जो है ना 2 गो स्पेशल टैक्स लेते थे, जो कि डायरेक्टली नहीं था। यानी कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि वैसा टेरिटरी जो मराठाओं के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहता था, उनसे 2 टाइप्स का टैक्स लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। समझ में आ रहा है? सुनो, ऐसा टेरिटरी जो मराठाओं के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, तो उससे मराठा 2 तरीके का टैक्स लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। अब ध्यान देना, चौथ क्या था? तो चौथ जो था वो 25% टैक्स था, यानी पीपल पेड दिस टैक्स टू द मराठा। ये जो है 25% जो है मराठाओं को पेड करते थे, और 10% एक्स्ट्रा टैक्स पे करते थे, जिसका नाम था सरदेशमुखी। जिसका नाम क्या था? सरदेशमुखी नाम था। अब बात यह है कि भैया लोग ये जो है टैक्स देते क्यों थे? सर ये टैक्स वो लोग देते क्यों थे? तो ये क्या बोलते थे ना कि भैया अगर तुम हमको टैक्स दोगे ना
तुम हमको अगर टैक्स दोगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे प्रोविंस को दुश्मनों से बचाएंगे। अब बात यह है कि लोग अब क्यों कैसे माने, क्योंकि उस टाइम शिवाजी का इतना ताकत था ना, उनके अंदर इतना ज्यादा क्षमता था कि लोग उन पे विश्वास करते थे कि नहीं भैया, अगर ये बंदा एक बार प्रॉमिस कर देता है ना तो उसको निभाता है। जिस कारण से वो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए मराठाओं को चौथ और सरदेश मुखी जैसे टैक्स को देते थे। ठीक है, और वो क्या बोले कि तुमसे हम बस टैक्स लेंगे, तुम्हारे इंटरनल मैटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम हमको टैक्स दो, हम तुम्हारे टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे दुश्मनों से। देखो और क्या बोलते हैं, डिड नॉट इंटरफेयर इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी नाइस। इवन मुगल रूलर्स एक्सेप्टेड दिस सिस्टम, आखिरकार मुगल रूलर भी इनके सिस्टम को एक्सेप्ट करता था। लेटर मेनी ऑफ दिस प्रोविंस बिकम अ पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर, बाद में जो है बहुत सारा प्रोविंस जो है मराठा एम्पायर के पार्ट में, मराठा एम्पायर का पार्ट बन जाता है बच्चों। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। तो बताओ जरा, जो चौथ और सरदेश मुखी था, क्या वो मराठा अपने टेरिटरी से लेते थे? नहीं, मराठा चौथ और सरदेश मुखी दूसरों के टेरिटरी से लेते थे। बोलते थे क्या कि तुम हमको टैक्स दो और इसके बदले हम तुम्हारे टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे। डन। अब देखो, डिड नॉट मिस आउट मराठा कॉइन्स के बारे में जरा देखिए जरा सा। अब होता क्या है कि 18th सेंचुरी में मराठा जो है अपने क्वाइनेज सिस्टम शुरू करते हैं, मुगल स्टाइल क्वाइन जो है शुरू करते हैं। ठीक है, बट दे ऑल्सो एडेड देयर ऑन कल्चर एंड आइडेंटिटी, और उस क्वाइन पे जो है अपना कल्चर और आइडेंटिटी को भी ऐड करते हैं। जैसे देखो, अ फेमस मराठा कॉइन वाज कॉल्ड गणपति पंत प्रधान रूपी। याद रखना, गणपति पंत प्रधान रूपी जो है ये मराठा कॉइन का नाम है, इसको याद रखिएगा। ये एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में आएगा, ये एमसीक्यू में ये आएगा कि मराठाओं के टाइम पे कौन सा क्वाइन यूज होता था, गणपति पंत प्रधान क्वाइन यूज होता था। इट वॉज मेंटेड इन द अर्लियर 19th सेंचुरी में बना था, और ये जो है पेशवा के एक जनरल हुआ करते थे जिसका नाम क्या था, पटवर्धन। जिसका नाम क्या था, पटवर्धन। यानी पटवर्धन जो है वो पेशवा में एक जनरल हुआ करते थे, जनरल पटवर्धन। वो जो है क्वाइन शुरू करते हैं मराठाओं के लिए, जिस क्वाइन का नाम क्या था, गणपति पंत प्रधान रूपी। इसका स्पेशल फीचर्स क्या था भैया, कि इसमें ये जो है इसमें दो गो स्क्रिप्ट यूज किया गया था, एक देवनागरी और एक पर्सियन। सोचो, दो गो स्क्रिप्ट यूज किया गया था। समझ में आ रहा है ना? वेरी नाइस। एक साइड जो है वो प्रेयर टू लॉर्ड गणपति, यानी लॉर्ड गणपति को लेकर के प्रे लिखा गया था, और दूसरा साइड लिखा गया था लॉयल्टी टू द पेशवा हु वाज आल्सो कॉल्ड पंत प्रधान इन मराठी। यानी कि पेशवा के प्रति लॉयल्टी के बारे में लिखा गया, जिसको पंत प्रधान कहा जाता। तो गणपति, गणपति मतलब एक साइड गणपति यानी कि भगवान से प्रे कर ले वो लोग, और दूसरे साइड जो है पंत प्रधान का मतलब क्या होता है, लॉयल्टी टू द पेशवा, हम लोग पेशवा के प्रति जो है लॉयल है। इस तरीके से क्वाइन सिस्टम जो है शिवाजी के टाइम पे, मराठाओं के टाइम पे चला करता था। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं जरा, देखो यही है, डोंट मिस आउट। देखो पहले उस ऊपर देख लो, है ना। द मराठा जो है टैक्स लेते थे, चौथ जो कि 25% था, सरदेश मुखी जो कि 10% एडिशनल टैक्स था। ठीक है ना। किससे लेते थे, तो वैसा प्रोविंस जो उनके डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं था, वैसा प्रोविंस जो उनके डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं था भैया, जैसे डेक्कन और नॉर्थ इंडिया। इन रिटर्न मराठा जो है उनके टेरिटरी को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन उनके जो है इंटरनल मैटर में जो है वो इंटरफेयर नहीं करते थे। द मुगल ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट थ्रू वेरियस ट्रीटीज, मुगल भी इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी भी हम लोग का हो रहा है और स्लाइड भी हमारा रेडी है, और उससे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाथ में पेंसिल होना चाहिए, डोंट मिस आउट। देखो यही अभी डिस्कस किया कि 18th सेंचुरी में जो है मराठा जो है अडॉप्ट करते हैं मुगल स्टाइल के क्वाइनेज सिस्टम को, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है बाद में। एट देयर ऑन कल्चरल सिंबल, इसमें देखते हैं कि दिस रेयर मराठा क्वाइनेज नोन एज गणपति पंत प्रधान रूपी, गणपति पंत प्रधान रूपी, जो कि 19th सेंचुरी में जो है क्वाइन किया जाता है बाय पटवर्धन। पटवर्धन कौन थे, तो जनरल अंडर पेशवा। ठीक है, सब कुछ हो गया, इसे हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग को देखना है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन देख लिए पूरा,
ठीक है, अब हम लोग को देखना है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। आ जाओ देखते हैं जरा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या मस्त है, देखो ध्यान से। तो शिवाजी का जो मिलिट्री था बच्चों, शिवाजी का मिलिट्री जो है टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड था। 3 पार्ट में। सबसे पहले था इन्फेंट्री। क्या था बच्चों? इन्फेंट्री। सबसे पहले क्या था? इन्फेंट्री था। उसके बाद कैवलरी था, उसके बाद नेवी था। तो इन्फेंट्री मतलब फुट यानी पैदल चलने वाला सेना, कैवलरी मतलब घोड़ा पे चलने वाला सेना, और नेवी मतलब तुम लोग को पता है ही समुद्र में रहने वाले जो वो रहते हैं, ठीक है ना, सेना। अब देखो कैवलरी, आप देखो ये जो कैवलरी था ना, जिसके पास घोड़ा रहता था, ये भी 2 तरीके का था। एक था बारगिर्स और दूसरा था सेलदार्स। बारगिर्स का मतलब क्या था कि इन सैनिकों को घोड़ा और विपेन स्टेट देता था, यानी कि मराठा इसको देते थे। किसको? बारगिर्स को। हॉर्स एंड वेपन्स वेयर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट, ठीक है। सेलदार्स कौन हुआ करते थे? ये ऐसे सोल्जर्स हुआ करते थे जो घोड़ा और विपेन खुद से खरीदते थे और उसको मेंटेन करते थे, और उसके बदले स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेते थे, ठीक। तो अगर बात करें, बताओ कैवलरी यानी कि घुड़सवार जो थे वो कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? बारगिर्स और सेलदार्स, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। अब देखो ध्यान से यहां पे, अब देखो ध्यान से। अब ये जो 18th सेंचुरी में कुछ कुछ चेंजेस होता है इनमें। क्या हुआ? द मराठा नोटिस दैट यूरोपियन आर्मी वेयर बेटर ट्रेंड, मोर डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग इन आर्टिलरी। मराठा देखते हैं कि जो यूरोपियन आर्मी है ना, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा उसको ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग मिला हुआ है, और बहुत ज्यादा जो है उनका गन्स, बंदूक बहुत ज्यादा भारी मात्रा में और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये लोग भी क्या करते हैं कि ये लोग भी जो है ना अपने सोल्जर को जो है यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना शुरू करते हैं कि अरे हमारा दुश्मन तो यूरोपियंस है, अगर हम उनको टक्कर नहीं दे पाए तो हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो ये अपने सोल्जर को वापस से क्या करने लगे कि यूरोपियन स्टाइल में ट्रेंड करने लगे। बिल्डिंग यूरोपियन स्टाइल आर्मी, यूरोपियन स्टाइल आर्मी में जो है क्या करने लगे, अपने सोल्जर को वो करने लगे। एग्जाम्पल देखो, एक है महादजी शिंदे, क्रिएटेड अ लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी। याद रखना महादजी शिंदे जो है, महादजी शिंदे जो है यूरोपियन स्टाइल आर्मी को क्रिएट करने में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। महादजी शिंदे, महादजी शिंदे, ठीक है ना। पटवर्धन कौन था? पटवर्धन, पटवर्धन पेशवा में एक जनरल था जो कि क्वाइन बनाया था, गणपति पंत प्रधान क्वाइन, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो महादजी शिंदे क्या की यूरोपियन स्टाइल में बनाए। जैसे देखो वेपन यूज्ड बाय मराठा, मेन वेपन था स्वॉर्ड और ये भाला, ठीक है। दे ऑल्सो यूज गन्स और रॉकेट्स, रॉकेट्स भी यूज किया करते थे। देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे है कि रॉकेट्स हैड बीन यूज्ड सिंस शिवाजी टाइम बाय 1770। मेटल ट्यूब रॉकेट वेर ऑल्सो यूज, यानी कि 1770 में जो है ना रॉकेट भी यूज किया करते थे वो लोग लड़ाई में, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं ताकि जो है आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर सको, पढ़ सको। लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड कर लेते और खत्म करते हैं इसको। रीड करके जरा ध्यान देना। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखो कि मराठा आर्म फोर्स जो है डिवाइडेड था 3 पार्ट में। सबसे पहले इन्फेंट्री, कैवलरी और आर्मी। और ये जो कैवलरी था वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक था बारगिर्स और दूसरा था क्या? दूसरा था सेलदार्स। बारगिर्स क्या होता था? whose horse and equipment were paid by the state। लेकिन सेलदार क्या होता था कि भैया उनका इक्विपमेंट जो है खुद से खरीदते थे और उसको मेंटेन करते थे। 18th सेंचुरी आते आते मराठा क्या फील किए कि भैया कि जो यूरोपियन आर्मी है वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, उनके पास आर्टिलरी बहुत ज्यादा है। तो वो लोग भी क्या किए कि महादजी शिंदे भी क्या किए, अपने आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में जो है कन्वर्ट करने लगे, ठीक है ना। स्वॉर्ड एंड लैंसेज वेयर यूज्ड फॉर प्रीफर्ड वेपन, यानी कि वही बता दिया गया कि रॉकेट का, मेटल रॉकेट का 1770 में, यहां ध्यान दो 1770 में क्या होता था कि मेटल ट्यूब रॉकेट वेयर आल्सो यूज्ड किया जाता था यूज, ठीक है ना बच्चों। तो यहीं तक रखते हैं, फिर जो है हम लोग आगे की ओर देखेंगे, अमात्या के बारे में देखेंगे। और तब तक जो है यहां तक तुम लोग कंप्लीट करो, हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।